आज इंसान जो भी विकास कर पाया है, जो भी हासिल कर पाया है, वो सब दिमाग की वजह से ही हो पाया है। क्योंकि इंसान ने दिमाग के पैटर्न को समझ लिया। इंसान की इस दिमागी कसरत की वजह से हम टेक्नोलॉजी से रूबरू हो पाए। इनफैक्ट इंसान ने खुद का जो एवोल्यूशन किया है वह ब्रेन की वजह से ही हो पाया है। आज के इस वीडियो में हम ब्रेन के संगठन, ब्रेन के स्ट्रक्चर, उसकी कार्यविधि और उन तमाम मिथ्स के बारे में भी पढ़ेंगे और समझेंगे जो ब्रेन से रिलेटेड है। इसके पहले कि हम ब्रेन के बारे में बात करें, हम बॉडी के उस सिस्टम के बारे में समझते हैं जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को सेंट्रल नर्व सिस्टम कहा जाता है और हमारा ब्रेन इस पूरे सिस्टम का एक महज हिस्सा है। मतलब ये है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम के लिए हमारा ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल की तरह काम करता है। हमारे मस्तिष्क का भार 1350 से 1450 ग्राम होता है, जो कि वेरी करता है एक इंसान के मेल होने और उसके फीमेल होने पर। मेल का 1450 ग्राम के लगभग होता है, महिलाओं में थोड़ा बहुत वजन की तुलना में कम पाया जाता है। अब देखो, ब्रेन तो पता चल गया है, लेकिन ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ब्रेन को बाहर से देखने पर यह दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। इसका एक राइट हेमिस्फीयर होता है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है और वहीं लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये तो बात हो गई बाहरी संरचना की, लेकिन अगर काम के आधार पर ब्रेन की संरचना को डिफाइन करें तो ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइड ब्रेन। और इन तीनों ही ब्रेन के हिस्से के अंदर दो दो हिस्से और पाए जाते हैं। अगर हम बात करें शुरुआती फोर ब्रेन के बारे में, तो इसमें हमारे दिमाग का सबसे विकसित और सबसे बड़ा हिस्सा पाया जाता है, जिसे कि हम सेरिब्रम कहते हैं। आज हम जो भी सोच पाते हैं, जो भी याद कर पाते हैं और जो भी चिंतन तर्क कर पाते हैं, वो सब सेरिब्रम के अंदर ही होता है। सेरिब्रम हमारी बुद्धि का केंद्र होता है। हमारे ब्रेन के टोटल हिस्से का लगभग 2/3 हिस्सा यह सेरिब्रम भी होता है। इसी से ही तय होता है कि कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना जीनियस है और कितना ही मंद बुद्धि है। बल्कि दूसरा जो हिस्सा होता है वो डाइएंसीफेरॉल होता है, जहाँ पर हमारे ब्रेन के लिए कूलर और चार्जर अवेलेबल होते हैं। कूलर मतलब थैलेमस, जो हमारी बॉडी को हमारे ब्रेन के जरिए कनेक्ट करता है और उसे मॉइस्चर प्रदान करता है। साथ ही साथ ताप, दबाव, स्पर्श, तमाम जो संवेदना है वो थैलेमस के जरिए ही हमें प्राप्त होती है। वही जो दूसरा हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस है। यह हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के लिए चार्जर की तरह काम करता है। भूख, प्यास, नींद, जितनी भी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उनको याद दिलाता है और स्टिमुलेट करता है हमारे ब्रेन को। यह हाइपोथैलेमस चार्जर की तरह काम करता है। मिड ब्रेन में टेक्ट्रम होता है, जो हमारे हाथ, सिर और हमारी आंखों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। वहीं जो तीसरा हिस्सा होता है वह हाइंड ब्रेन कहलाता है। यह हाइंड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट हिस्से पाए जाते हैं। एक होता है सेरिबेलम, जो हमारी बॉडी को पोस्चर कंट्रोल करने का काम करता है, और मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो सारी ही अनैच्छिक गतिविधि जैसे कि निगलना, सांस लेना, बीपी कंट्रोल से रिलेटेड कामों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। ये तो ब्रेन की क्रियाविधि और ब्रेन के अंदर की संरचना की बात होगी। लेकिन ब्रेन जिन छोटी छोटी यूनिट से चलता है उन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन के पेट्रोल की तरह काम करता है। न्यूरॉन दरअसल विद्युत रासायनिक संकेतों के जरिए हमारे सिग्नल को ब्रेन तक ले जाते हैं और ब्रेन से सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसा कि कंप्यूटर में गेटवे और वायर काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स काम करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन को बाहरी आघातों से बचाव के लिए एक बाहरी आवरण पाया जाता है, जिसे हम स्कल भी कहते हैं, लेकिन इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्रेनियन कहा जाता है। इस क्रेनियन के अंदर एक 3 लेयर प्रोटेक्शन होता है, जिसे मेनिंजेस कहते हैं। और इस मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जो हमारे ब्रेन को नमी देता है, साथ ही साथ होने वाले फ्रिक्शन को भी कम करता है। ये तो बात हो गई मॉडर्न एरा के मेडिकल साइंस की। लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो हमारे प्राचीन ऋषि और मुनियों ने ब्रह्मांड की रहस्यमयी संरचना को समझने के लिए हमारे शरीर को माइक्रोवर्जन समझा। उनके मुताबिक ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने के लिए शरीर को बारीकी से जानना जरूरी है, और जानने का तरीका था शरीर के शक्ति केंद्रों की पहचान करना। यह शक्ति केंद्र, जिसे आयुर्वेद में चक्र कहा गया है, इनकी संख्या कुल 8 है, जिसमें से 3 चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहसार चक्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह मस्तिष्क, संवेदी अंग और हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं मिथ्स के बारे में। पहला मिथ जो है वह जुड़ा हुआ है हमारे मस्तिष्क के उपयोग से। हम दरअसल ये बात हमने सुनी होगी कि हमारे मस्तिष्क का एक इंसान मैक्सिमम 10% ही उपयोग कर सकता है। इनफैक्ट सबसे जीनियस जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन, वो अपने मस्तिष्क का महज 13% ही उपयोग कर पाए।
और एवरेज इंसान 2% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है। दरअसल यह मिथक जो है वो 19वीं शताब्दी में 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू सामने आया। पहला एक्सपेरिमेंट कार्ल लेविस कर रहे थे और वे चूहे पर उनकी मेमोरी ग्राफ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और दूसरा एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बोरिस और विलियम जेम्स कर रहे थे। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट की ये जो थ्योरी है वह मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और एक मिथक के थ्रू लोगों तक पहुंच चुकी है। अगर इसके फैक्ट चेक की बात करें तो ये जानकारी पूरी तरीके से गलत है। 10% ब्रेन का मतलब होता है 10 न्यूरॉन में से केवल एक न्यूरॉन का उपयोग करना। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ब्रेन जो होता है वह न्यूरॉन को अलग अलग काम सौंपता है और हर न्यूरॉन के काम बटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी डेली लाइफ में हमारे ब्रेन का लगभग 100% ही इस्तेमाल कर। दूसरा मिथ कहें या इसे कहावत कहें, आपने कहावत भी सुनी होगी। कहावत है दिमाग का घुटने में होना। हम लोगों को दरअसल मंदबुद्धि लोगों को इस जरिए कहते हैं कि उनका दिमाग घुटने में है। प्रैक्टिकली और लॉजिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया के साल्व रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उसके मुताबिक इंसानों में एक और दिमाग पाया गया है, जैसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, और यह रीढ़ की हड्डी में उपस्थित है, जो कि चलने, खड़े होने और भी शरीर के निचले हिस्सों से रिलेटेड मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसे ब्लैक बॉक्स कहा गया है। आजकल हम दिमाग की जो क्रियाशीलता है उसे बुद्धि के पैमाने पर नापते हैं, और इसके लिए हम इंटेलिजेंट कोशेंट मतलब कि IQ की बात करते हैं, इमोशनल कोशेंट जो हमारी भावनाओं के जरिए हमारी सामाजिक प्रगति को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम इमोशनल कोशेंट EQ कहते हैं। इसके अलावा किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में परसिवरेंस की जरूरत पड़ती है, इसे PQ कहा गया है। औसतन अगर IQ की बात करें तो 80 से 100 IQ वाला व्यक्ति जो है वो इंटेलिजेंट माना जाता है, और जो भी व्यक्ति 150 से 170 IQ हासिल कर लेता है उसे जीनियस माना गया। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, ये सुपर जीनियस व्यक्ति कहलाए हैं। इसके बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में बात करेंगे। वैसे ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।